जो अपना मन जो चाहता है वो करते हैं तो पैसा तो ऑटोमेटिक आपके साथ एक लेवल पे आता है। आप बचपन में जो बनना चाहते थे वो बने? हम आपको बताएं कि हम टेनिस खेलते थे। फादर वाज ए सीनियर लॉयर इन इंदौर हाई कोर्ट एंड आई वाज ए प्रैक्टिसिंग इन लॉन टेनिस एंड आई प्लेड नेशनल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। आई रिप्रेजेंटेड देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी फॉर 7 टाइम्स। अब कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि आई एम नाउ एज ए लॉयर। हाय, मैं हूँ दिविजा पालरेजा। मैं हूँ बियॉन्ड टक्स पर, जहाँ पर हम बात करेंगे बड़े होकर क्या बनोगे। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर मनीष जैन, हाई कोर्ट एडवोकेट, और साथ में नेशनल टेनिस प्लेयर। व्हाट ड्राइव्स यू मोर, पैसा, पैशन या पर्पस? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। और जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा रिलेवेंट है कि आप पैशन जो रहे वही इम्पोर्टेंट है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ में आप अगर कोई पैशन के साथ काम करते हैं तो आप एक हाइट अचीव करते हैं, एक्सपर्टाइज्ड होते हैं। आप एक जो अपना मन जो चाहता है वो करते हैं तो पैसा तो ऑटोमेटिक आपके साथ एक लेवल पे आता है। पर आपके मन को जो खुशी होती है, जो मन से जो कार्य अपन करते हैं, वो कार्य करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको उससे आगे और बढ़ने का उत्साह मिलता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से लाइफ में पैशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। क्या आज आप बचपन में जो बनना चाहते थे वो बने? हम आपको बताएं कि हम टेनिस खेलते थे। फादर वाज ए सीनियर लॉयर इन इंदौर हाई कोर्ट एंड आई वाज ए प्रैक्टिसिंग इन लॉन टेनिस एंड आई प्लेड नेशनल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। आई रिप्रेजेंटेड देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी फॉर 7 टाइम्स। I was the state rank. I was in the national team also in the rank. तो बनने का जो विचार था वो टेनिस से रिलेटेड ही आगे बढ़ने का था। अनफॉर्चुनेटली फादर डाइड इन अ वन रोड एक्सीडेंट इन 1994। दैट टाइम आई वाज इन लॉ फाइनल ईयर। तो बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड प्रैक्टिस इन लॉ। तो जो बनने का था वो सपना टेनिस प्लेयर से, टेनिस से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। बट अब कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि आई एम नाउ एज ए लॉयर। क्या एडवोकेट बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, ये बात सही है। क्योंकि जब पहले लॉ होता था वो 3 इयर्स का लॉ होता था, ग्रेजुएशन के बाद होता था। अब क्या हो गया बेटा, आजकल लॉ अगर आप करना है तो 5 ईयर कोर्सेज हैं और इसके लिए नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हैं। जैसे पहले नेशनल लेवल से इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए सिलेक्शन होते थे, ऐसे ही टफ आजकल लॉ हो गया है। लॉ में अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी करना है तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको 10th के बाद ही एक अपना विजन लेके चलना है कि मुझे मेरे सपना क्या है, मुझे आगे भविष्य में क्या बनना है। फिर आप लॉ के लिए आफ्टर 12th यू आर गोइंग टू बी फॉर ए लॉ एज ए लॉ स्टूडेंट। तो वो अपन को बनना है। अभी लॉ में बहुत सारी चेंजेस आ गए पहले से। पहले लॉ 3 इयर्स का था, उसके बाद हम कोर्ट आते थे। अभी 5 ईयर लॉ में आपको आफ्टर 1 ईयर हर 6 महीने के एक सेमेस्टर में 1 महीने के लिए इंटर्नशिप पे आना है। किसी लॉयर्स के यहाँ आपको साथ में काम करना है या आपको कोर्ट आना है। तो कोर्ट आके आपको प्रोसीजर अभी 2nd ईयर से ही समझ में आने लगता है कि लॉ में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या चुनौतीज रहेंगी, मुझे क्या करना है, लॉ क्या होता है प्रैक्टिकली, ये आपको नॉलेज आ जाता है। तो ये एक लॉयर बनना, एक एडवोकेट बनना भी बहुत अच्छी चीज है। आज के जमाने में हर किसी की आप हेल्प करो, उनके राइट्स आप दिला दो, ये एक आपका पैशन होना चाहिए कि मैं एक अच्छा लॉयर बन के हर तबके की मदद करेंगे। महिलाएं हों, बच्चे हों, सीनियर सिटीजन्स हों, सबको अपने राइट्स दिलाएंगे। तो वो आप एक कोर्ट से ही करा सकते हैं, कोई भी कार्य कानूनन प्रक्रिया में जाके ही करा सकते हैं। तो आगे भविष्य बहुत उज्जवल है और उसके लिए मेहनत खूब लगती है, पढ़ना पड़ता है लगातार। आप अगर 10 साल की वकालत हो गई तो भी यू आर रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड विद द लॉ, लेटेस्ट जजमेंट, सो अमेंडमेंट्स आर कमिंग इन द लॉ। प्रैक्टिकली लॉ में क्या होता है, आज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार लॉ बदलते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं।
तो आपको सतत पढ़ते रहना पड़ता है, टच में रहना पड़ता है। तो इसमें भी एक मेहनत लगती है, पैशन लगता है, पढ़ने का एक आपकी लगन लगती है। कोई एक फन और मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपके करियर का? देखिए, मैं 30 साल की वकालत में मेरे खुद के आर्ग्यू किए हुए करीब 200 केसेस लॉ जर्नल्स में रिपोर्ट हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने मन से मेहनत करके जीते हैं। वो लॉ जर्नल्स के, मैं इंडिया की 5 किताबों का रीजनल एडिटर हूँ, तो मेरा हर केस मेरे लिए मेमोरेबल है। फिर भी कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहां अपने को लगता है कि अपन ने किसी के लिए कुछ किया है। तो एक किस्सा है कि झाबुआ की एक लेडी की डेथ हुई थी, तो उसके मोटर व्हीकल के कंपेंसेशन का मामला था कि उनको क्या प्रॉपर एक कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो उनके पति और बच्चों ने क्लेम लगाया था, तो उनको बहुत ही न्यूनतम अमाउंट अवार्ड हुआ था उनकी डेथ के लिए, लेडी की। तो उन्होंने कहा था कि एक आदिवासी महिला है, क्या कमा लेगी, क्या होगा। फिर उसको मैंने हाई कोर्ट में अपील में चैलेंज किया था। तो हाई कोर्ट में वो केस रिपोर्टेबल है और वो सब लॉ जर्नल में रिपोर्ट है कि एक महिला एक अपने बच्चों को गाइडेंस देती है, केयर करती है, फैमिली की तरफ डोमेस्टिक वर्क करती है। एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां जो है, वो एक किसी जो काम करने वाले वर्कर्स हैं या एक कोई ऑफिस में जाते हैं तो एक 10 to 5, 10 to 7, पर किसी महिला की, किसी हाउसवाइफ की, किसी गृहिणी की ड्यूटीज 24 आवर चलती है। घर में सबसे पहले उठती हैं, घर में सबसे लास्ट सोती हैं, घर के सारे कामकाज करती हैं, पति की हेल्प करती है, सास ससुर माता पिता की केयर करती हैं, ओल्ड एज में बच्चों को पढ़ाती हैं, तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, टिफिन देती हैं, छोड़ने जाती हैं, लेने जाती हैं। तो इनका असेसमेंट आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते जो एक महिलाएं करती गृहिणी। तो मेरे यही आर्ग्यूमेंट उच्च न्यायालय में थे और हाई कोर्ट ने उनसे कन्विंस होकर और उसको एक प्रॉपर जस्ट कंपेंसेशन अलाउ किया। और वो जजमेंट कि हाउसवाइफ की ड्यूटीज या एक लड़की की ड्यूटीज और एक महिला की ड्यूटीज क्या होती है, ये सीखने लायक बातें हैं। तो ये एक मेमोरेबल मेरा एक था कि मैं हाई कोर्ट में ये बता पाया कि जॉब ऑफ ए लेडी और ए हाउसवाइफ, हो इट शी इज ए होम मेकर। वो घर बनाती है, पूरा घर वही चलाती है। घर, आप भी घर स्कूल से जाती हैं तो आपको तैयार कौन करता है? मम्मी। और आप घर आती हैं तो सबसे पहले घर से घंटी बजा के आवाज किसको देते हैं? मम्मी। तो शी इज दी होम मेकर। तो उसका रोल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भविष्य में आपका होगा। ये मेमोरेबल केस है मेरे लिए कि मैंने उस चीजों को बताने की पूरी कोशिश करी और हाई कोर्ट ने उसे माना, समझा और उस हिसाब से उनकी सर्विसेज असेस करी। सर, आपको क्या लगता है 2050 में लोग चिल करेंगे और एआई सारे काम करेगा? मुझे लगता है कि एआई जो एट प्रेजेंट है वो डेवलपिंग स्टेट में है और एआई के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, वो जो हर चीज के होते हैं। पर नई जनरेशन ने, मेरे को लगता है कि एआई पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देना चाहिए, अभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। अभी जो आप सीखेंगे मम्मी से, पापा से, अपने टीचर से, तो वो आप मैनुअली ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। मैनुअली आप उनसे ज्यादा बातें शेयर कर सकते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो आप ले सकते हैं। एआई इज माइंडलेस, एआई इज हार्टलेस, उनका कुछ भी इमोशंस नहीं है, उनके साथ कोई आप अटैच नहीं हो सकते हैं। आपको कुछ चीजें चाहिए तो एआई अवेलेबल करा देती है इजीली। डिजिटल अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो डिजिटली सब चल रहा है। आपको अभी कोई क्वेश्चन भी है तो आप अगर अभी एक सोशल मीडिया पे डालेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, गूगल पे डालेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर वो कैसे होता है, वो क्या करना है, क्या अपने को छोटी चीजें ध्यान रखनी है, वो अपन देख नहीं पाते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं, तो वो आगे तकलीफ आती है। इसलिए मेरे को लगता है कि एआई के नुकसान अभी ज्यादा दिखते नहीं है, पर जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी कि एआई के साथ साथ मानवीय संवेदना, एक्सपीरियंस, अनुभव, घर के काम, दूसरी एजुकेशन के जो एक तरीके हैं वो कहीं खो ना जाए कहीं इसमें। तो मुझे चिंता है एआई से थोड़ी, पर भविष्य अब देखिए क्या होता है। सर, क्या आप एआई का यूज करते हैं? एआई का यूज नई जनरेशन तो लॉ में भी काफी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, पर मैं कम करता हूँ बिकॉज आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस regarding the judiciary. But for the
filing of the new matters, we are taking some assistance from AI. That is, you can say at the most 10 or 15%, not more than that. But the new generation, new lawyers, जो अभी 1 साल 2 साल की प्रैक्टिस वाले हैं, they are using more than 60-70% AI regularly in their life of a judiciary. ठीक। सर, अगर आपको एक दिन के लिए 2050 का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप सबसे पहला रूल कौन सा बदलेंगे? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2050 तक क्या देश की दिशा होगी, कहाँ अपन जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच जाएगी, ये सोचना समझना आज की मेरे लिए डिफिकल्ट है। पर फिर भी मैं जो भी चाहूंगा 2-3 चीजें जैसे बताना कि एजुकेशन वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, कि एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट, ये 3 चीजों पे मैं फोकस करने की पूरी कोशिश करूंगा कि एज ए राइट उनको फ्री एजुकेशन मिले, उनको मेडिकली पूरी फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप रेगुलर, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, जो कि आज की तारीख में मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो वो एक जैसे फॉरेन्स में है कि एवरीवन गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया, क्योंकि हर आदमी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है। और थर्ड वन जैसे कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है, तो एआई की साथ साथ अपन जो इलेक्ट्रिक्स की तरफ चलें, व्हीकल्स की तरफ, पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स की तरफ जाएं और थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल करें, यही एक विचार हो सकता है मेरा। सर, 2050 में पेरेंट्स और किड्स दोनों ही इन्फ्लुएंसर हो गए तो कौन किसकी रील बनाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब आप बताएं कि अभी भी अपन देख रहे हैं तो रील्स का और सोशल मीडिया का जीवन में महत्वपूर्ण रोल हो गया है। कई चीजें जो अपने को पढ़ने में नहीं आती वो इजी गोइंग अपन रील्स देख लेते हैं, तो उससे सीखने को मिल जाता है, उससे सारी चीजें अपने को अपडेटेड हो जाती है। तो पेरेंट्स मेरे को लगता है कि अपने बच्चों को एनकरेज करके इन्फ्लुएंसर बनाएंगे तो पेरेंट्स ही बच्चों की रील बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किसी भी माँ बाप को, पेरेंट्स को, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आज बड़े खुश होंगे कि हमारी बेटी इस लेवल पे पहुंच गई है, बियॉन्ड टॉक्स में इस टाइप से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, अपना विजन बता रही है। तो ये सबसे ज्यादा खुशी बच्चे की उन्नति में माँ बाप को होता है, पेरेंट्स को होता है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स ही अपने बच्चों की रील बना के उनको और बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाएंगे और उनको सही मार्गदर्शन देंगे। और मैं आपके लिए भी एक ही बात कहना चाहता हूं कि फूल हो या इंसान, फूल हो या इंसान, जो भी आप अगर ऊंचाई पे हो तो भी आपको अपनी जमीन से जुड़े रहना है। अपने को एक लेवल से, मिट्टी से अगर अपन जुड़े रहेंगे तो अपन कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जब भी आगे बढ़ें तो अपने संस्कार, अपने माता पिता, अपने गुरु के आदर्शों के साथ जमीन से जुड़ के आगे बढ़ें। सर, हम बच्चों के लिए आपकी एक एडवाइस? बच्चों के लिए एडवाइस ये है कि बच्चे खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प हैं, नई जनरेशन बहुत स्मार्ट है। आप जो कर रही हैं इस उम्र में अगर मैं होता तो मैं आपके सामने बैठ भी नहीं सकता था। तो बच्चों को एडवाइस यही है कि जो अपन गलतियां करते हैं उससे सीखें, अपने मम्मी पापा की बातें पूरी तरीके से मानें, क्योंकि वो अनुभवी हैं, वो आपको सही राह बताना चाहते हैं। और जो एक जीवन में आगे बढ़ना है तो एक अपना गुरु होना आवश्यक है, जो आपको, जिससे आप खुल के बात कर सकें, जिससे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, और गुरु के कहे सिद्धांतों पर, माता पिता के बताए राह पर चलेंगे तो बच्चे आज के बहुत उज्जवल भविष्य है भारत का, सुनहरा भविष्य है भारत का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखना, वी वुड लव टू आंसर यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल थॉट्स बिल्ड ए ब्यूटीफुल सोल। तो आप भी अपने विचारों को, अपने अच्छे मन की जो भावना है, अभिव्यक्ति है, इसे व्यक्त करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं बेटा, खूब खूब उन्नति करें। हमारे माता पिता हमारे फर्स्ट मेंटर होते हैं, हमें उनकी सुनना चाहिए। जैसे अपन सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं वैसे अपन को अपने मम्मी पापा को फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, यही बात एक हम कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए अगर अपना सपना, अपना ड्रीम अगर अचीव करना है तो यही पैशन के साथ, यही मम्मी पापा के गाइडेंस के साथ, अपने गुरु की शिक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो आपने सोचा है भविष्य में वो आप पूरा कर पाएंगे।
फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।